अति वर्षा अधिक। नाम क्या दिया जाता है? ठीक है, वाटर वेपर। क्या हो जाएगा? वाटर वेपर। वेपर। वेपर का मतलब क्या होता है? वाष्प, यही होता है ना। और वाटर मतलब क्या होता है? जल। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जलवाष्प। जलवाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवाष्प। जलवाष्प। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वाटर वेपर माने क्या हो जाएगा? जलवाष्प हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ शब्दावलियाँ हैं। एक होता है वाष्पीकरण का दर। क्या होता है? वाष्पीकरण का दर। इसको वाटर वेपर बोलेंगे? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? ई वेपोरेशन। ई वेपोरेशन। कोई दिक्कत नहीं। यही वाटर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण का दर, वाष्पीकरण का दर बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो जल था किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? ऊपर गया, टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। और अब इवोपरेशन, वाष्पीकरण का दर अधिक हुआ यहाँ पे। तो अब क्या होने लगेगा? संघनन होने लगेगा। और संघनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? यही कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। ऊपर जाएगा, ठीक है, बहुत सारे धूल कण वगैरह है, उसमें जाके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। यही होता है ना, जम जाएगा। वेपर के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा? वेपर के रूप में क्या रहेगा? नहीं रहेगा। संघनन होने लगेगा। कोई दिक्कत? यही प्रक्रिया होती है। इसके बाद से क्या हो जाती है? वर्षा ही हो जाती है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखते चलना सब, ठीक है। मतलब जब भी नोट्स बनाना, तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वाटर वेपर। सिंपल अभी कुछ हम लगाते नहीं है। डे टू डे लाइफ में जो हमारा होता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वाटर वेपर का सोर्स क्या क्या हो सकता है? सोर्स समझती हो ना? मैं स्रोत। कहाँ पे वाटर वेपर क्या होगा? अधिक होगा। हमें पता है महासागरों में अधिक होगा और स्थल में क्या होगा? कम होगा यहाँ पे। तो महासागरों में अधिक हो रहा है अर्थात वहाँ पे क्या है? वाटर है कि नहीं है? है वहाँ पे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कर दिया गया है कि एक वाले जल वाले, ठीक है, जल वाले भाग में, जल वाले क्षेत्र में सबसे क्या होगा? अधिक होगा। स्थलीय क्षेत्र में क्या होगा? कम होगा। अब जलीय क्षेत्र में क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? सबसे पहले महासागर ले सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ले सकते हैं। महासागर के साथ साथ और भी कुछ ले सकते हैं हम लोग। महासागर होता है एक, क्या होता है? समुद्र होता है, यही है ना महासागरों में। महासागर, अब बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। हिंद ओशियन क्या हो जाएगा? महासागर हो जाएगा। अंतर करना सीखो। और छोटे लेवल पे आएंगे तो और भी क्या हो सकता है? जल वाला क्षेत्र क्या हो सकता है? रिवर नहीं हो सकता है? हो सकता है। रिवर, झील भी हो सकता है। लेक हो सकता है। ठीक है, यही है ना लगभग। जो भी मोटा मोटी जो क्षेत्र है हमने कर लिया। महासागर में जाएंगे, समुद्र जाएंगे, रिवर हो जाएंगे, लेक जाएंगे, तो ये वाटर वेपर क्या मिलेगा यहाँ पे? अधिक मात्रा में मिल जाएगा। माने यहाँ पे इवोपराइजेशन का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। सिंपल देखते चलो। उसी तरीके से यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र है। स्थलीय क्षेत्र में तुम खुद देखो, सॉइल में कहाँ पे? दूसरा चीज़ है यहाँ पे वनस्पति में। सिंपल तुम लोग सोच के बताओ कि यहाँ पे इवोपरेशन का दर कहाँ अधिक होगा? सॉइल में अधिक होगा कि वनस्पति में अधिक होगा? वनस्पति में अधिक होगा। वनस्पति में अधिक होगा। मारेंगे जहाँ पे। कहाँ तुमको अच्छा लगता है?
सॉइल में रेंगती हो तब अच्छा लगता है, जहाँ पे फिर घास फूस होता है वहाँ अच्छा लगता है। सॉइल में चलती हो तो अच्छा लगता है। घास फूस रहता है तो वेपराइजेशन का तो वनस्पति में सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब कैसे होता है थोड़ा बताओ। परिवर्तन समझ लिए हैं इसलिए हो। मैंने पूछा यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र में मैंने बताया कम होता है। दो कंडीशन दे दिया गया है सॉइल और वनस्पति में, है कि नहीं है। किसी भी प्रकार के सॉइल में चलो, यहाँ पे हो सकता है कि सॉइल के कई टाइप होता है, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है सॉइल और वनस्पति। जहाँ पे वनस्पति वाला क्षेत्र है वहाँ पे वाटर वेपर माने इवोपरेशन का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे वनस्पति क्या करता है, ठीक है, वेपराइजेशन बनने की दर को क्या करता है, कम करता है। यही कारण है कि जब हम जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे घास फूस हो, वृक्ष हो, जहाँ पे अधिक है कि नहीं है, होता है ना, तो जाते हैं तो हमें वहाँ पे काफ़ी क्या होता है, रिलैक्स फील होता है। सॉइल में जाएंगे फिर रिलैक्स फील क्या होगा, नहीं होगा यहाँ पे। तो सॉइल में यहाँ पे थोड़ा सा दर क्या होता है इसका, अधिक होता है। वनस्पति में क्या होता है, कम होता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो अभी तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन यही है सृष्टि का जो नियम है। ये नियम तो यही कहता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकृति का नियम बोलते हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं होता है। अभी इसको बहुत सारे प्रभावित करने वाले क्या होंगे, कारक होंगे, और इसमें सबसे मानवीय कारक जो है अभी समय में सबसे अधिक क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। चलो यहाँ पे सिंपल हम लोग देखने की बात करते हैं, अभी कुछ देखे नहीं, सिंपल यहाँ पे देखो तुम लोग, ये है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है यहाँ पे, यही है पृथ्वी के जैसे 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 ऊपर जाएंगे आप ऊपर जाएंगे। अब तुम खुद सोच के बताओ, वाटर वेपोराइजेशन का जो दर होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वाटर वेपोराइजेशन का दर कम हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम लोग वर्टिकल जाएंगे, कैसे जाएंगे, वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे। तो मैंने पूछा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेपोराइजेशन का दर कम होगा कि अधिक होगा, बढ़ जाएगा इसका, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ लॉजिक है क्यों कर जाएगा, क्यों कम होगा, क्यों अधिक होगा, क्या है यहाँ पे, नहीं समझ में आया मुझे। नीचे कम होगा, ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा वाष्पीकरण का दर, ऊपर जाएंगे तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ चलो ठीक है। ऐसे अगर हॉरिजेंटल जाएंगे हम लोग, निम्न अक्षांश उच्च अक्षांश की तरफ हॉरिजेंटल जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है। दिमाग रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। अरे सिंपल चीज़ है ना, यहाँ पे किसको पकड़ना है, टेम्परेचर को पकड़ना है ना। यहाँ पे टेम्परेचर को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, तो टेम्परेचर को जब पकड़ेंगे यहाँ पे, तो जैसे निम्न अक्षांश है कि नहीं है, जब इसका हॉरिजेंटली जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इधर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या आएगा, कम आएगा, टेम्परेचर क्या आ जाएगा, कमी आएगा। और जब टेम्परेचर कमी आएगा तो जो इवोपराइजेशन का जो दर है क्या हो जाएगा,
दर क्या हो जाएगा, कम हो होगा जाएगा। उसका। कोई दिक्कत? नहीं। उसी तरीके से वर्टिकल है, वर्टिकल भी अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे भी इवेपोराइजेशन का दर क्या हो जाएगा, कम होगा। कम हो जाएगा। यही होता है ना, सिंपल सोचो यहाँ पे, ठीक है। इसमें बाद में सोच रही हूँ, अभी सोच रहा कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंस, यहाँ पे अगर ये वेपोराइजेशन का दर अगर, ठीक है, ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, अब यहाँ पे कहा जाएगा कि कहाँ पे अधिक होगा। तुम सिंपल सोचो को, ध्रुवों में अधिक होगा, ज्यों ज्यों ऊंचाई में जाएंगे तब अधिक होगा। दोनों जगह मैंने पूछा क्या होगा, कम होगा। लेकिन फिर भी अगर वर्टिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 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 तो ध्रुवों के कंपेरिजन में यहाँ पे वाष्पीकरण का दर क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, अगर यही प्रक्रिया अगर ना हो तो वर्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। और यही प्रक्रिया जो हो रही है, ऊपर जो जा रही है, VDG के अनुपात में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका कुछ महत्व भी है। पहला है क्या कराने के लिए, वर्षा कराने के लिए। दूसरा क्या कर रहा है, वायुमंडलीय गैसों में क्या कर रहा है, क्या ला रहा है, वायुमंडलीय गैसों में परिवर्तन ला रहा है कि नहीं ला रहा है? ला रहा है। क्या ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है। वेपर यही था ना, डस्ट गैस, यहाँ पे वेपर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। तो वायुमंडल के सतह में वेपर भी तुमको क्या मिल जाएगा, वायुमंडलीय सतह का जो निचला सतह है, पृथ्वी के आसपास का जो छत्र है, यहाँ पे वेपर भी अधिक रहता है। कोई दिक्कत? डस्ट की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। गैस की भी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यही ना, जो जो ऊपर जाएंगे तीनों की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। डस्ट क्या किसी अलग पार्ट का है, डस्ट पृथ्वी से ही क्या हुआ है, पवनों के द्वारा उड़ा के क्या किया गया है, ला गया है। यही है कि भाई जहाँ हम लोग के आसपास यहाँ पे अधिक है, इसकी लेयर मोटी है, जो जो ऊपर जाएंगे इसकी लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। सारे चीज़ों के साथ वेपर, डस्ट और गैस के साथ क्या है, यही खेल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कोई दिक्कत? यही होता है ना। इसके अलावा अगर यही प्रक्रिया नहीं होती, इवेपोराइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती, तो क्या जो हरित गृह जिसे बोलता है, ग्रीन हाउस गैस, यही है ना, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। खराब है। ग्रीन हाउस गैस मैंने बताया हुआ था, हरित गृह प्रवाह। अब ग्रीन लगाया तो अच्छा है। ग्रीन हाउस गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। अगर ये वेपोराइजेशन का दर नहीं होता तो शायद ये भी क्या होता, नहीं होता। तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट भी क्या हो रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इससे पृथ्वी को फायदा हो रहा है कि नुकसान पहुंच रहा है? पृथ्वी को क्या पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। क्या आ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के हमने पूरा देखने का प्रयास किया कि वेपोराइजेशन से चलो भाई अच्छा भी है और क्या है, ख़राब भी है। दोनों क्या है यहाँ पे, चीज़ें मौजूद है यहाँ पे। कोई दिक्कत? ये था नॉर्मल कंडीशन। कैसे कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यही है कि अब इसमें कुछ न कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन भी ला रहा है मानव में। ठीक है, इंसानों के द्वारा क्या हो रहा है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। इंसानों के द्वारा क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। कैसे लाया जा रहा है, तो इसमें CO2 की मात्रा को क्या क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। नहीं बढ़ा दिया जा रहा है, CO2 की मात्रा को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो गैस है, गैस के अनुपात में क्या हो जाएगी, ठीक है, परिवर्तन आएगा ना। परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, जो भी इसका अनुपात था परिवर्तन आएगा। इससे तुम्हारा ओजोन लेयर का भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है।
नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक और चीज़ इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डस्ट। डस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? और इसके अलावा वाटर वेपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ बढ़ रहा है? रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन क्या आता है, बन जाता है एग्जाम वगैरह में, ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अभी तक मैंने वाटर वेपर में बताने की कोशिश किया कि इसका सोर्स होता है कि वाटर वेपर बनता कैसे है, जलवाष्प बनता कैसे है, ठीक है। तो इवोपराइजेशन की प्रक्रिया से जलवाष्प बनता है। वाष्पीकरण का दर जितना तेज होगा, ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा उतनी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। फाइनली ये जलवाष्प कहाँ जा रहा है, मिल रहा है? वायु में मिल रहा है। ऊपर मैंने मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? वायु में मिल के जा रहा है ना ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने बताया यहाँ पे कि जल वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, वाटर वेपर तो बनता ही बनता है, लेकिन यहाँ पे इवोपराइजेशन का दर क्या होता है? अधिक होता है। वाष्पीकरण का दर यहाँ पे अधिक होता है, जैसे कि महासागर, समुद्र, रिवर, लेक, खासकर गर्मी के दिनों में क्या होता है? सबसे यहाँ पे अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका, ठीक है, रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जस्ट इसके उल्टा था स्थलीय क्षेत्र में। स्थलीय क्षेत्र में सॉइल है, सॉइल में क्या रहेगा? नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा। अब सॉइल में दे दिया जाए यहाँ पे रेत, रेत में और क्या हो जाएगा? इवोपरेशन का दर अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा? और कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बालू में है, मैंने बताया था कि बालू में जो है अपने आप में उसमें नमी की मात्रा क्या होती है? बेहद कम होती है। तो वहाँ पे जो, ठीक है, सूर्य अगर गर्म करेगा तो डायरेक्ट बालू गर्म हो जाएगा, बोलेगा हमारे पास अब देने के लिए कुछ है नहीं। तो सूर्य बोलेगा रुको हम बताते हैं, अपने अपने तरफ टेम्परेचर को क्या कर देगा? और बढ़ा देगा। लेकिन हमेशा का होगा नहीं। कभी कभार होता है, जिसकी वजह से लू चलने लगता है कि नहीं है? तो लू जब चलने लग रहा है तो देखो ऐसे चलता है, हॉरिजॉन्टल में चलता है कि नहीं चलता है? दूर से देखिए कि नहीं देखिए? देखे। वही ये कन्वेक्शनल करंट का उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, सम्मानीय आधार है। अब वो जो करंट ऊपर उठ रहा है, सोचो अगर उसमें जलवाष्प की मात्रा अगर होती, बहुत अगर अधिक होती, तो शायद वैसे चलता ही नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समुद्रों के ऊपर, नदियों के ऊपर क्या तुम वैसे लू चलते देखी हो? नहीं देखे। तो इसका मतलब कि बालू में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो लू चल रहा है, उसमें वाष्पीकरण का दर क्या है? बिल्कुल नगण्य है। वो पूरा पूरा हीट एनर्जी के रूप में यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा है? हीट लाइन बाई लाइन ऐसे 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 क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई उससे क्या करना है? बच के रहना है। उसका टेम्परेचर अच्छी क्या कर देगा? बढ़ा देगा, लू मार देगा, तुम्हारे शरीर को, टेम्परेचर को अनबैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा तबीयत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सॉइल में, ठीक है, होता है, लेकिन डिपेंड करता है किस प्रकार का सॉइल है, ठीक है। वनस्पति में बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। वनस्पति तो तैयार रहता है ना कि सूर्य प्रकाश आए तो भाई हम अपना फोटोसिंथेसिस क्या करें? जारी रखें। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से वनस्पति क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? होता है। पर क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण बोला गया ना। सूर्य प्रकाश की परिस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? बनाना शुरू करते हैं। यही प्रक्रिया होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही था पूरा का पूरा वाटर वेपर। इतना तक कोई दिक्कत है? नहीं। नींद आ रही है? नींद आ रही है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जैसे भी समस्या क्या होती है? सामने आती ही आती है। चलो, अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसके पीछे एक बड़ा इम्पोर्टेंट कारक होता है जिसको
उसको तुम लोग जानती ही होगी, उसका नाम है लेटेंट हीट। नाम कभी कभी सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा। ठीक है, हिंदी कोई बताएगा? हिंदी कोई बताएगा लेटेंट हीट का? गुप्त ऊष्मा। लेटेंट का मतलब क्या होता है? गुप्त। ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे थोड़ा समझना है। अभी ये जो प्रक्रिया हो रही थी, तुम खुद सोच के बताओ, इसमें सारा का सारा खेल किसका था? अभी जो प्रक्रिया हो रही थी, इसमें सारा का सारा खेल किसका था? एक ही फैक्टर था सब में जो रोल प्ले कर रहा था, और वो क्या था? वो टेम्परेचर था। टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए यहाँ पे लेटेंट हीट का जो संबंध होता है किससे होता है? टेम्परेचर से होता है। किससे होता है? टेम्परेचर से होता है। इसको जानना है तो बड़ा अच्छा उपाय है। दाल बनाती हो सब ना? बनाती हो कि नहीं बनाती हो? बनाते हैं। तो टेम्परेचर है जैसे आग में है कि नहीं है? क्या है? आग। आग के ऊपर कर देंगे तो लेटेंट हीट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो गुप्त ऊष्मा है कि डायरेक्ट ऊष्मा है? डायरेक्ट ऊष्मा है। डायरेक्ट ऊष्मा है। समझ आया कि नहीं आया? दाल जब सीटी मारता है तो सीटी निकाल देना है, उसके ऊपर अपना हाथ क्या करना? रख देना। समझ में आया? तो तुम लोग गुप्त ऊष्मा का डिफिनेशन क्या लग जाएगा? पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो गुप्त ऊष्मा होती है, वायु के तापमान को क्या करती है? बोलो बोलो। वायु के तापमान को क्या कर देती है? क्या कर देती है? बढ़ा देती है। वायु के टेम्परेचर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। और वायु के टेम्परेचर को क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि वहाँ पे, इसको इसे लिख दो, गरम। ठीक है, वाष्पीकरण का दर क्या हो गया यहाँ पे? बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाष्पीकरण का दर यहाँ पे क्या हो गया? अधिक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब लेटेंट हीट का डिफिनीशन समझ में आ गया। सोचो सूर्य भगवान है कि नहीं है? सूर्य भगवान कैसा रोल प्ले कर रहे हैं? डायरेक्ट हीट के रूप में या लेटेंट हीट के रूप में? समस्या है। तो पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, पृथ्वी पर आ रहा है तो आ रहा है, तो डायरेक्ट आ रहा है तो उसका प्रभाव में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। नहीं। सूर्य जो भगवान है बिल्कुल किस तरह का रोल निभा रहे हैं? लेटेंट हीट का रोल क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हो। पानी के टेम्परेचर को, ठीक है, डायरेक्ट गर्म हो रहा है सूर्य के तापमान से, इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है। डायरेक्ट मैंने क्या होता है? कांटेक्ट। ये हुआ डायरेक्ट, है कि नहीं है? मुंह में मैंने क्या ले लिया? गर्म पानी ले लिया, तुम पे फेंक दिया, अब डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। यही नहीं समझ में आया। डायरेक्ट ही फेंके हैं पानी। कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो गैस जला दी हमने, गैस के ऊपर तुम्हारे हाथ को डाल दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट हीट तुम्हारे शरीर पे क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब किसी को मीडिएटर में रख के मैं बीच में वो काम करूं और वही प्रक्रिया करूं जो डायरेक्ट में कर रहा था, तो अब डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट रूप में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मत कंफ्यूज होना कि सूर्य की ऊर्जा हमें इनडायरेक्ट रूप में मिल रही है। मिल कैसे रहा है? डायरेक्ट रूप में ही उसकी एनर्जी क्या हो रही है? हमारे में आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन जैसे 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 समुद्र गर्म हो रहा है, मिट्टी गर्म हो रही है, लेक गर्म हो रहा है, ओशियन गर्म हो रहा है, ये जो गर्म होने की जो प्रक्रिया है ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है। और ये जब इनडायरेक्ट रूप में गर्म हो रहा है तो इसी को क्या बोला गया? लेटेंट हीट के रूप में क्या किया गया? बोला गया। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैंने दिया कि कुकर के ऊपर, सॉरी, जो गैस के ऊपर तुमने रखा है कुकर,
कुकर को हटा के डायरेक्ट अगर तुम अपने हाथ को क्या करोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, जल जाएगा। तो क्या कुकर जब सीटी मारेगा तब तुम अपने हाथ को ऊपर रखोगे तो नहीं जलेगा? कंफ्यूज हो जा रही है जलेगा। तुम। जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। जलेगा ही जलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इफेक्ट उसमें भी आएगा। तो क्या अब ये जो प्रक्रिया हुआ तो डायरेक्ट हुआ? नहीं, इनडायरेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक वही प्रक्रिया क्या होता है समुद्रों में होता है। समझने की कोशिश करो। ये समुद्र है, कहीं भी जहाँ पे वाष्पीकरण का दर हो रहा है, सूर्य भगवान का जो सूर्य रोशनी किस रूप में आया? डायरेक्ट रूप में आया। डायरेक्ट रूप में आया। कोई दिक्कत? नहीं। पानी को उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? गरम कर दिया। पानी को उसने क्या कर दिया? गर्म हो रहा। अभी तक हम समझ रहे हैं ये प्रक्रिया कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट हो रहा है। अब सूर्य भगवान ने पानी को गर्म कर दिया। अब पानी गर्म होके, हमें पता है पानी का मतलब क्या होता है, H2O है कि नहीं है? और H2O ऊपर जब जाएगा वाष्पीकरण का दर बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा? गैस बन जाएगा। गैस बनेगा तो अब H2O के रूप में रहेगा? नहीं रहेगा। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जिसने अलग कर दिया, क्या कर दिया? क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जिसने अलग कर दिया अर्थात इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और ये कहाँ बढ़ा? वायु में बढ़ गया। क्या किस में बढ़ गया? वायु में। वायु में बढ़ गया। अब यहाँ से जो खेल किसका शुरू हो गया? इस लेटेंट हीट का खेल क्या हो गया? शुरू हो गया। वाटर का जो पार्टिकल है, नहीं होता है ना, वाटर का जो पार्टिकल है जब गर्म होता है तो क्या होता है? दूर दूर होता है कि नज़दीक आ जाता है? सिंपल सोच के देखो, क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। तो वाटर के पार्टिकल को जो दूर कर रहा है, 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 ठीक है, तो एक समय के बाद वो इतना दूर दूर हो जाएगा कि बेचारा ऊपर उठने को क्या हो जाएगा? मजबूर हो जाएगा। यही तो हम मजबूर करते हैं टेम्परेचर को देके। अब इसमें अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, किसका? इसका, हाँ, गैस का। कितना टेम्परेचर? गैस का। और गैस कहाँ उपस्थित है? वायु में उपस्थित है। वायु में उपस्थित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे लेटेंट हीट क्या कर दिया? काम क्या हो गया? कर दिया। मैंने लेटेंट हीट यहाँ पे बढ़ गया। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो प्रक्रिया हो रही है यहाँ तक डायरेक्ट था। अब इसके बाद जो जा रहा है प्रक्रिया कैसी हो रही है? इनडायरेक्ट हो रही है। ठीक सूर्य भगवान को तुम डायरेक्ट क्या मान लो? गैस मान लो। समझे कि नहीं समझे? समुद्र को क्या मान लो? कुकर मान लो। और अपने हाथ को क्या मान लो? दूसरा वस्तु मान लो। तो भाई अपने हाथ की जगह दूसरा वस्तु यहाँ पे कौन है? पूरा पूरा वायुमंडल है, जिसकी वजह से वायुमंडल क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए लेटेंट हीट का परिभाषा दे दिया जाता है। ठीक है, लेटेंट हीट का परिभाषा दे दिया जाता है कि वह टेम्परेचर जिससे वह किसी भी पदार्थ को, ठीक है, किसी भी पदार्थ को, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सेम में से कन्वर्ट करेगा या सेम पदार्थ को अलग रूप में कन्वर्ट कर देगा? सेम पदार्थ को, ठीक है, अलग रूप में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। हमने यहाँ पे क्या दिया? सूर्य भगवान ने किसको दिया? लिक्विड को दिया टेम्परेचर। और लिक्विड किसमें परिवर्तन हो जाएगा? गैस में। अब जो लिक्विड से जो गैस में परिवर्तन हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को क्या बोला गया? लेटेंट हीट बोला गया। चीज़ को समझो। कितने लोग लगता है सूर्य भगवान गर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट वो गर्म किए इसीलिए तो हुआ। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो लेटेंट हीट यहाँ पे क्या है? मौजूदगी है। इसी को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब लेटेंट हीट हर जगह समान क्या होगा? नहीं होगा। जो ध्रुवों की तरफ जाएंगे लेटेंट हीट क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। कम हो जाएगा, क्योंकि
डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। फाइनली इसका संबंध टेम्परेचर से ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइनली इसका संबंध किससे है? टेम्परेचर से ही है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको गुप्त बोला गया। एक एग्जाम्पल से थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं तुम लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। हनुमान जी को जानती हो ना? हनुमान जी, ठीक है, राम जी और कौन? हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी। राम के साथ हमेशा लक्ष्मण का नाम लिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? सीता से अधिक नाम किसका लिया जाता है? लक्ष्मण का लिया जाता है। राम सीता के राम लोग लक्ष्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम लक्ष्मण बोलते हैं। ठीक है, तो राम क्या बोलते हैं? राम लगाए जोड़ी अरे कोरी। ठीक है, तो यहाँ पे कोरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हनुमान जी बहुत एक्टिव आदमी है। कंधा में देखती हो बना के लेके जाते हैं, दिखाता कि नहीं दिखाता? फोटोग्राफ खूब देखी होगी सर। हनुमान जी सरवण को कंधा में लेके जाते हैं, इसीलिए राम जी को और लक्ष्मण जी को क्या करते हैं? कंधा में उठा क्या करते हैं? लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पार कराना था किसको? सेतु, ठीक है, एडम ब्रिज को, ठीक है, तो हनुमान जी बोले चिंता मत करिए भाई, हम पार करा देंगे सबको कन्हा और रख के। तो बोले कि भाई राम लक्ष्मण, ठीक है कि भाई राम जी बोले कि हमें तो पार करा दोगे दोनों को, बाकी इतने सारे वानर सेना कब तक होते रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक है, तो होता है ऐसे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ऐसा माना जाता है कि जो माइथ है, इसी तरह रामायण में नहीं दिखाया गया है कि रावण के द्वारा राम और लक्ष्मण को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया था। रामायण देखो एक, ठीक है, रामायण भारत में 350-400 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है? उपलब्ध है, और सबका कंटेंट क्या है? अलग अलग है। बुझाया कि नहीं बुझाया? किसी में रामायण को, ठीक है, सिंपल पुरुष दिखाया गया, किसी में भगवान दिखाया गया, ठीक है। कितने रामायण में रावण को हीरो के रूप में दिखाया गया। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? तो ये मत समझना है कि रामायण की कोई एक क्या है? रूप है। कन्हैया कुमार बोलता है ना, रामायण क्या है? रामायण पूरे भारत में लगभग 350 से लेकर 400 के बीच की क्या है? अलग अलग, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं है, उनमें जो कंटेंट है, कंटेंट समझते हो ना, वो, हाँ, वो भी क्या है? अलग अलग है। तब हनुमान जी पहुंच गए जहाँ बंदी बनाया था। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे और कंधा में दोनों को रखे और जय श्री राम लगा कहाँ पहुंच गए? तंबू के बाहर पहुंच गए। है कि नहीं है? हम नीचे नीचे आएंगे तो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? कहाँ बैठा के ले जाएंगे? सीधे कहाँ चले जाएंगे? ऊपर से चले जाएंगे, आकाश में उड़ जाएंगे? नहीं उड़ जाएंगे? गए एक ऊंचाई तक गए, हनुमान जी दिख रहे हैं। बहुत अधिक ऊंचाई तक जाएंगे तो हनुमान जी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। हनुमान जी को क्या मार दिया? ठंडी मार दिया। क्या मार दिया? ठंडी मार दी। कपड़ा नहीं पहने रहते हैं, नहीं मार देगा? समझ में आया कि नहीं है? समझने का प्रयास करो। कपड़ा नहीं पहने रहते, हनुमान जी क्या मार दिया? ठंडी मार दिया। जब ठंडी मार देगा हनुमान जी का, तो हनुमान जी वहाँ पे रुकेंगे नहीं। हनुमान जी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हनुमान जी के कंपेरिजन में तो राम लक्ष्मण कपड़े पहने ही रहते हैं, है कि नहीं है? अब बेचारे कहाँ फंस जाएंगे? ऊपर ही फंस जाएंगे, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ऊपर फंस जाएंगे तो इनके साथ क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। अब कुछ संबंध स्थापित हुआ। ये है हाइड्रोजन और ये क्या है? ऑक्सीजन। इनके बीच जो रोल प्ले कर रहा है और कौन कर रहा है? लेटेंट हीट। क्या कर रहा है?
लेटेंट हीट। समझ में आया कि नहीं आया? लेटेंट हीट के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो पार्टिकल होते हैं क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जब तक ये लेटेंट हीट रहेगा दोनों को मिलने क्या करेगा? नहीं देगा। ठीक हनुमान जी की तरह दोनों को कान्हा में ला दे अलग अलग, और कहाँ निकल लिए? ऊपर निकल लिए। कोई दिक्कत? ऊपर गया लेटेंट हीट जाएंगे तो अब वही मात्रा वही रहेगी, वायु में लेटेंट हीट की मात्रा फिर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होते 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 अभी मैंने बताया कि लेटेंट हीट, ठीक है, 1 ग्राम किसी भी वस्तु को, कितना? 1 ग्राम किसी भी वस्तु को उसके मूल रूप से क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए। वो टेम्परेचर ही क्या कहलाता है? लेटेंट हीट कहलाता है। कोई दिक्कत हुआ? तो लेटेंट हीट लिक्विड से क्या बन गया? पानी गैस के रूप में क्या हो गया? बन गया। कोई दिक्कत नहीं। अब खुद सोचो, लेटेंट हीट हनुमान जी है यहाँ पे, दोनों को कान्हा में उठा लिए, ऊपर ले गए, और लेटेंट हीट क्या हो गया? गायब हो गया। हनुमान जी क्या हो गए? गायब हो गए। बेचारे कौन फंस गए? राम लक्ष्मण। अब एक हाइड्रोजन को राम मान लो और ऑक्सीजन को लक्ष्मण मान लो। दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है, बड़ा ऊंचाई में लोग चल गए हैं। अब इनका साथ कौन देता है ऊपर? डस्ट। कौन देता है? डस्ट। क्योंकि ऊपर अब इनके पास कोई सहारा नहीं है, किसके अलावा? डस्ट के अलावा। जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाके क्या करता है? मिल जाता है, चिपक जाता है कि नहीं है? चिपक जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे ही डस्ट में चिपकेगा, डस्ट को दिक्कत होगा? नहीं होगा। तुम पे कोई अगर भारी वस्तु रख दिया जाए, चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? चिल्लाएंगे। वैसे ही डस्ट भी चिल्लाएगा। डस्ट क्या है? धूलकण है। समझ में आया कि नहीं आया? डस्ट क्या है? धूलकण है। धूलकण में जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैठा, मिलके फिर दोनों क्या बन गया? H2O। वाटर बन गया कि नहीं बन गया? दोनों वाटर बैठ गया। धूलकण और चिल्लाने लगा। किसको पुकार रहा है? धरती माता को पुकार रहा है कि भाई मुझे क्या करो, बचाओ। है कि नहीं है? तो डस्ट किसका पुत्र है? धरती माता का ही पुत्र है। धरती से ही तो कहाँ उठ गया? ऊपर गया है। धरती में बोलेगी क्या? बोलेगी बेटा हम बोले हुए थे कि हमें छोड़ के ऊपर क्या करो, मत जाओ। है कि नहीं है? लेकिन वही माँ तो माँ है। फिर बोली कि अच्छा चिंता मत करो। क्या करो? चिंता मत करो। हम व्यवस्था क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? व्यवस्था क्या लगाई रही? वायु का फिर क्या होगा? आरोहण होगा। आरोहण के माध्यम से धीरे 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 जाके टकराएगी, और फिर पुनः, ठीक है, डस्ट तो लाएगी नीचे, साथ उसके डस्ट के साथ साथ जो चिपका हुआ है जल, वो भी जल का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। खेल समझ में आया? तो राम लक्ष्मण को जो छोड़ के गए थे हनुमान जी, ठीक है, पुनः टाइम थोड़ा लगा, लेकिन लोग कहाँ आ गए? नीचे आ गए। समझ में आया? यही पूरा का पूरा क्या होता है? खेल होता है। समझ नहीं आता है? ठीक है, अलग अलग कहानी बना के इसको समझाया जा सकता है। बहुत सारे कहानी है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे लेटेंट हीट के माध्यम से कि पहले वाटर था। कोई दिक्कत? फिर वाटर वेपर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। वाटर वेपर का जब रेट अधिक बढ़ गया तो क्या बोला गया? वेपोराइजेशन बोला गया, इवेपोराइजेशन बोला गया। वाष्पीकरण का दर क्या हो गया? अधिक हो गया। अब वाष्पीकरण का दर अधिक जैसे हो रहा है, यहाँ पे जो पानी है, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही पार्ट क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में जाके क्या हो जा रहे हैं? मिल जा रहे हैं। काम क्या किया? लेटेंट हीट। इसके वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। माने हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि वायु क्या हो गया? गर्म हो गया। नहीं हो जाएगा? अब ये जो वायु गर्म हुआ, किसके वजह से हुआ? सिंपल सोच के देखो, इस सूर्य की वजह से हुआ।
या इस लेटेंट हीट की वजह से हुआ? लेटेंट हीट की वजह से हुआ। कब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अब जवाब मिल रहा है किस वजह से हुआ? लेटेंट हीट की वजह से हुआ, ना कि सूर्य की वजह से हुआ। समझी कि नहीं समझी? अब जो चलता है मैंने बताया लू वगैरह, रोल किसका होगा? लेटेंट हीट का होगा या सूर्य का होगा? लेटेंट हीट का होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका होगा? लेटेंट हीट है, वो गुप्त ऊष्मा है। कैसी है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा है। क्लियर हुआ? गुप्त ऊष्मा ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया? अलग कर दिया। लेकिन ऊपर जाने के बाद हाइड्रोजन से जल से जैसे ही गैस बना, गैस से पुनः ऊपर गया, टेम्परेचर कम हो गया और वापस अपने फॉर्म में दोनों आगे क्या हो गए? आगे मिल गए कि नहीं मिल गए? पुनः क्या बन गया? वो ऊपर जाके जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। जल बन गया। इतना तक कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हमने समझ लिया लेटेंट हीट। चलो ठीक है, सिंपल डिफिनीशन आ जाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन जब भी होता है एक आइडियल होता है। ठीक है, 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम। ठीक है, किसी भी वस्तु का क्या करना है? उसका हमें रूप क्या करना है? चेंज करना है। 1 ग्राम किसी भी वस्तु का रूप क्या करना है? हमें चेंज करना है। उसमें जो 1 ग्राम किसी वस्तु का क्या करना है? चेंज करना है। चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगेगा? यहाँ पे एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो एनर्जी लगेगा किस फॉर्म में लगेगा भाई? किस फॉर्म में लगेगा? हीट के रूप में लगेगा। हीट के रूप में लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसी हीट को क्या बोला गया? LT बोला गया। 1 ग्राम मान लो कि सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन गया? सॉरी, लिक्विड था ना, लिक्विड से क्या बन गया? गैस बन गया। बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज होते रहता है लेटेंट हीट के साथ। ठीक है, लेकिन ये ठीक है ऊपर काम करेगा? नहीं करेगा। साफ साफ दिया जा रहा है हीट है, यहाँ पे हीट एनर्जी है। ऊपर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पुनः जब गैस से जब लिक्विड बनेगा तो क्या वहाँ पे लेटेंट हीट काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लेटेंट हीट काम करता है तो दोनों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। अब दोनों क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं यहाँ के। इसका मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर रोल निभा रहा है कि भाई हमारे वजह से तुम अलग हुए थे, अब हम क्या हो जा रहे हैं? तो हमें तुम लोगों को मिला रहे हैं। हम अब टेम्परेचर क्या हो गए? कम हो गए, और लेटेंट हीट को क्या कर दिए? दूर दूर तक भगा दिए उसको। समझे कि नहीं समझे? चलो अब लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं इतना आसान क्या होता है? नहीं होता है। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो अब यहीं से जो तुम लोगों का जो सिलेबस है शुरू होता है। बुक में जो दिया है टॉपिक का नाम है आर्द्रता। क्या? आर्द्रता। इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इसको समझ लो, लाइन बाई लाइन फिर पढ़ लेंगे। ह्यूमिडिटी, कोई दिक्कत? ठीक है, अब जो ह्यूमिडिटी है बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता होगा कि नहीं करता होगा? करता होगा। यहाँ पे लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लैंड प्लस वाटर का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? वितरण हुआ, कैसे हुआ है? वितरण होता है ना, मायने रखेगा कि नहीं रखेगा? ये भी रखेगा। आपतन कोण होगा कि नहीं होगा? आपतन कोण जितना अधिक होगा, कोई दिक्कत? टेम्परेचर क्या होगा? उतना ही अधिक हो जाएगा। लेटेंट हीट उतना ही क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखते चलो, वरना लास्ट में बोलोगे जा कुछ समझ में नहीं आया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत? वेजिटेशन माने वनस्पति प्रभावित करेगा कि नहीं? क्या करेगा? करेगा। हवा, हवाओं की दिशा ये भी प्रभावित करेगा। और है यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचा आवाज, यही होता है ना, सब प्रभावित क्या होगा? करेगा ही करेगा। जियोग्राफी में कुछ सिंपल टर्मोलॉजी इसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो
अब इस आर्द्रता को मीजर किया जाता है। क्या किया जाता है? मीजर। मीजर माने समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते। मीजर का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप किया जाता है। कुछ डेली डेली सुनते हैं इतना आज ह्यूमिडिटी है, उतना ह्यूमिडिटी है, मापते होंगे कि नहीं मापते होंगे? मापते होंगे। तो मापते जो होंगे बंद करो उसको। अगर उसको मापते होंगे तो कुछ ना कुछ, ठीक है, क्रियाकलाप करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते होंगे। तो यहाँ पे कुछ आइडियल कंडीशन होता है और कुछ रियल कंडीशन होता है। और जब तक आइडियल कंडीशन हम नहीं देखेंगे, यकीन मानो रियल कंडीशन समझ में क्या होगा? नहीं आएगा। मतलब जो हो रहा है व्यवहारिक तौर पे, उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो मीजर करने का क्या उपाय है, किसको? आर्द्रता को मीजर, ठीक है, करने का उपाय यहाँ पे बताया जा रहा है। किसको? आर्द्रता को। ह्यूमिडिटी का। पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी तुम लोगों को, नाम से तुम लोग वाकिफ भी हो। 3 होता है। पहला क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है कि नहीं होता है? इसका हिंदी लिख दें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको, इसका हिंदी थोड़ा सा दो तो विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सॉरी, विशिष्ट नहीं बोलते, एब्सोल्यूट है ना यहाँ पे, एब्सोल्यूट है यहाँ पे। इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। अब दिमाग कुछ रिप्लाई किया। निरपेक्ष क्या होता है? आर्द्रता। कोई दिक्कत? दूसरा होता है एब्सोल्यूट के बाद, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। ध्यान से देखते चलना। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या होता है? रिलेटिव। इसको क्या बोलते हैं? सापेक्षिक। क्या बोलते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आर्द्रता को साफ साफ बोला गया, ठीक है, यही है ना? वायु में उपस्थित किसकी मात्रा? ठीक है, हाँ, इसी की मात्रा है यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे देख लिया जाए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को यहाँ पे बोला गया, इसका डिफिनीशन है यहाँ पे, ठीक है। डिफिनीशन बहुत सिंपल है यहाँ पे। 1 घन सेंटीमीटर। घन समझती हो कि नहीं समझती हो? समझते हैं। घन कैसे बनता है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। घन वर्ग से क्या बन जाता है? घन। और आयत से क्या बन जाता है? घनाभ। कोई दिक्कत? तो क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्ग बना ले। वर्ग, इसके चारों भुजा क्या हो गई? बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। एक हमने वर्ग बना लिया। अब इसको क्या बनाना पड़ेगा? घन बनाना पड़ेगा। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। ऐसे ही बन जाएगा ना। कोई दिक्कत है कि नहीं है? अब इसको बोलते हैं ये लंबाई है कि नहीं है? ये लंबाई है ना? है। ये क्या है? चौड़ाई है। और ये जो बीच में कोना हम दिख रहा है वाला, ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। कोई दिक्कत? हमने कितना का बनाया? जिसके चारों, मतलब इसकी जितनी भुजा है सब बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। कोई दिक्कत? कितनी भुजा है? नीचे 4, 8 भुजा होती है। 8, और किनारे किनारे कौन गिनेगा? 10, 11, 12 भुजा। भुजा है कि नहीं भुजा? यही तो बना है। 4 बना कि नहीं बना? 1 2 3 4। एक ऊपर बना, एक नीचे बना कि नहीं बना? 8। ये जो कोना कोना नहीं बना, ऊंचाई है इसकी 9 10 11 और 1 12। बुझाया कि नहीं बुझाया? इसकी हर एक की लंबाई कितनी होगी? मैंने कितना बनाया था? 1 सेंटीमीटर का। तो भाई घन बनाया है, इसका मतलब कि सबकी भुजा क्या होगी? बराबर होगी। 1 सेंटीमीटर।
कोई दिक्कत? तो चूंकि 3 है ना यहाँ पे, एक 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 नहीं है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसलिए क्या उसका हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब इसी की आकृति का कोई वस्तु हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। कोई डब्बा ले लो, है कि नहीं है? अगर डब्बा लोगे यहाँ पे तो उस डब्बा में स्वाभाविक है कुछ गैस भी रहेगा, डस्ट भी रहेगा, और क्या रहेगा, वेपर भी रहेगा। इसमें मौजूद क्या हो सकता है, गैस, डस्ट और क्या रहेगा, वेपर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए यहाँ पे इसका एक शानदार डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है, बना दिया गया कि AH बराबर कितना, AH ए लिख तक नहीं सकते हैं, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की बटा की क्या, वायु का आयतन, वायु का आयतन, है कि नहीं? कितना में? 1 सेंटीमीटर घन में। अब खुद सोच के देखो, बिल्कुल वही चीज है। जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, जितना अधिक होगा वायु का आयतन कम होगा कि अधिक होगा? सिंपल सोच के देखो, जलवाष्प की मात्रा जितना अधिक होगा वायु का आयतन कम होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा। हमने बोला था कंडीशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, कितना पे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब जलवाष्प की मात्रा जब अधिक होगी तो वायु का आयतन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से देखिए, अभी नहीं फिर लगेगा हौच पौच होने। जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी वायु का आयतन उतना ही क्या होगा, कम होगा। दो ही चीज मिला है ना, वायु में क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी जलवाष्प में क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है यहाँ पे, है कि नहीं है? और नीचे क्या है, वायु है। तभी वायु में जब जलवाष्प बढ़ेगा तो इसका आयतन क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? एक बढ़ेगा तभी तो एक क्या होगा, घटेगा। ध्यान से सुनिए, बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया ना? सपोज करो कोई सब्जी बना रही हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, सब्जी बना रही हो, आलू बना रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसका आयतन क्या है, ठीक ठाक है। उस पर क्या डाल दिया हमने भाई, नमक। ठीक है, नमक नहीं बोलेंगे, ठीक है। जलवाष्प की मात्रा को क्या किया हमने, यहाँ पे पढ़ाना है। कोई दूसरा वस्तु ले लेते हैं जो दिखे हमें, ठीक है। मान लो कि आलू हम कर रहे हैं, उसमें ऊपर से परवल डाल दिए, कोई दिक्कत? और परवल की मात्रा जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगी, आलू वाले की जगह को घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा। सिंपल लॉजिक है, घेरेगा ही घेरेगा। कोई दिक्कत? तो परवल की मात्रा क्या किया हमने, बढ़ा दिया। तो वायु के जो जगह घेरने की क्षमता जो थी, माने आलू के जो जगह घेरने की क्षमता थी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और परवल वाला क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए बोला गया कि जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी तो वायु का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, V D और क्या है, G, है कि नहीं है? ये जो गैस धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे वेपर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भारी हो गया दिमाग, यही है ना? ठीक है, क्योंकि इसी गैस में कौन शामिल है, वायु है, और इस वेपर में शामिल कौन है, जलवाष्प है। तो हमने बल दिया कि वेपर बढ़ेगा तो गैस की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे सीटी मारता है, सोचो सीटी में, उसमें वायु का आयतन बेहद क्या होता होगा, कम होता होगा। इसकी मात्रा क्या होगी, सबसे अधिक। सीटी मारेगा तो ना तुरंत क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो कितना में लेना है हमें, 1 सेंटीमीटर घन में लेना है। ये क्या है, घन है कि नहीं है? 1 सेंटीमीटर घन में। अब जो भी इसमें इकट्ठा हो रहा है
अब स्वाभाविक है इसमें जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी और वायु का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो वो जाएगा। कम हो जाएगा। इसको क्या बोला गया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला गया, निरपेक्ष आर्द्रता। कोई दिक्कत नहीं। अगर यही सबसे अगर कारगर होता तो बाकी को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या होती, नहीं होती। ये एक आइडियल कंडीशन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसमें हमने एक आइडियल मान लिया, लेकिन क्या इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए बोला गया कि 1 सेंटीमीटर की वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। जलवाष्प की मात्रा के अपरिवर्तनशील होने पर, जलवाष्प की जो मात्रा है कैसा चेंज नहीं करे, वो कांस्टेंट रूप से बढ़े 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 बढ़े, लेकिन ऐसा होगा, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है कि नहीं है, बहुत सारे कारक क्या है मौजूद है। इसीलिए बोला है कि जलवाष्प की मात्रा को अपरिवर्तनशील होने पर निरपेक्ष आर्द्रता का वायु के आयतन से कैसा संबंध हो जाता है, उल्टा संबंध हो जाता है। इसका मतलब कि जब हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो वायु का आयतन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माने वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे ना, दिक्कत हो रहा है आपको, हो रहा है ये, कोई दिक्कत। इसीलिए कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमणपाती संबंध होता है। इसीलिए वायु के आरोहण या अवरोहण के समय वायु के आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और निरपेक्ष आर्द्रता में भी क्या क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब सब कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग वायु का आरोहण होगा अवरोहण होगा, ये जलवाष्प सेम रहेगा, नहीं रहेगा, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो भाई मामला क्या है, गड़बड़ है। हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए कि भाई जो सबको साथ में लेके चले, और जहाँ कहीं परिवर्तन आए उस परिवर्तन को हमें बता दें। ये उतना कारगर क्या है, नहीं है। ऊपर गए ऊपर गया ऊपर गया, है कि नहीं है। जैसे वाष्पीकरण का दर बढ़ गया, वायु का आयतन कम हो गया, जलवाष्प की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई आरोहण के समय। अवरोहण के समय पता चला कि भाई उसमें ठीक है, जो जलवाष्प की मात्रा है पहले जैसे क्या हो गई है, नहीं रह गई। अब जलवाष्प किसमें बन गया है, पानी हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो समस्या आती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है यहाँ पे अस्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या होता है, अस्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता इसको बोला गया। इसका फॉर्मूला बना दिया गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस, क्या लिख सकते हैं इसको, एस एच। इसमें बोला गया 1000 ग्राम किसमें, वायु में उपस्थित किसकी मात्रा, बताओ, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प की क्या मात्रा, समझ में आया कि नहीं आया। अब कितना बोल दिया, 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से क्या होता है, सीधा संबंध क्या होता है, होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सही है, इससे तो अच्छा ही है ना। एक मात्र छोटा था, ये क्षेत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये एक्यूरेट देता है बिल्कुल, कहीं का भी तुम माप लो, 1000 ग्राम वायु, 1000 ग्राम वायु। लेकिन समस्या क्या है, इसके साथ वही समस्या है कि भाई ये क्या है, 1000 ग्राम में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहाँ के लेंगे हम। ऐसे तो भाई लोग काउंट करते ही रह जाएंगे। सपोज करो पूरे इलाके का क्या करना है, विशिष्ट आर्द्रता क्या करना है, निकालना है, भाई लोग नापते रह जाएंगे, है कि नहीं है। कैलकुलेशन बहुत क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम में जो भी उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होगी वही क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो अच्छा तो है इससे, लेकिन बहुत अधिक बेहतर क्या है, ये भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ यहाँ पे 1000 ग्राम में वायु में उपस्थित किसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा। यहाँ पे बहुत सारा इसको भी प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तब भी समस्या है। अगर अभी वो वर्षा हो गया, है कि नहीं है, तो 1000 ग्राम में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा सेम रहेगा, नहीं।
है कि नहीं है। वर्षा होगा भाई संघनित हो जाएगी, तुरंत इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुल मिला के जो जनरल एक होना चाहिए औजार, वो हमारे पास मिल क्या पा रहा है, नहीं पा रहा है। इसीलिए इन दोनों को बहुत अधिक प्रयोग किया था, नहीं किया। ये तो आइडियल है, ऐसा होता है, लेकिन इसका प्रयोग पर में लाना इसको बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट है। इसका तो थोड़ा ठीक है, लेकिन उतना नहीं ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब हमारा नज़र किस पे होना चाहिए, सापेक्षिक आर्द्रता। तो हम लोग अभी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अभी आर्द्रता बढ़ गया, कम हो गया, वो संबंध किससे है, सापेक्षिक आर्द्रता से है, अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी से इसका क्या है, संबंध है। तो देखा जाए इसको, RH, ध्यान से समझना, नहीं तभी दिमाग हिलेगा कि क्या बता दिए, सारा हम लोगों का मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत? रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH लिख सकते हैं। क्या बोला गया इसको, सापेक्षिक आर्द्रता। क्या? सापेक्षिक आर्द्रता। यही है सापेक्षिक आर्द्रता। इसी का प्रयोग ठीक है वर्तमान समय में डे टू डे लाइफ में जो हम लोग देखते हैं, अभी देखते हैं ना, अब टेम्परेचर जिससे बता रहा है, अभी ह्यूमिडिटी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। वो जो ह्यूमिडिटी है, कौन सा ह्यूमिडिटी है, सापेक्षिक आर्द्रता। तो जिसका डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसको देखोगे कैसे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखने के बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। वायु में उपस्थित किसकी मात्रा, वायु में उपस्थित किसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा बटा वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। वायु के द्वारा जलवाष्प किसकी क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। लग रहा होगा ऊपर भी जलवाष्प है, नीचे भी क्या है, जलवाष्प है। बड़ा मामला क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है कि नहीं है? अब देखो दो चीज दिया हुआ है, वायु में उपस्थित एक जलवाष्प की मात्रा है, और वायु के द्वारा जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्या है, क्षमता है। यहाँ पे एक होता है मात्रा, ऐसे समझो, तुम मान लो तुम ही हो, ये दोनों कोई अलग चीज नहीं है। जलवाष्प क्या है, कॉमन है, होगा नहीं? तुम खाना खाओगे आज जाके, खाओगे कि नहीं खाओगे, पेट भर खा लोगे। क्या तुम अंतिम सीमा तक कब खाती हो, जब चिकन मटन आता है, तो आज पेट फाड़ लेंगे, है कि नहीं है, लास्ट स्टेज तक खा लेंगे। तो अब खुद सोच के देखो कि जो ऊपर की जो मात्रा होगी, है कि नहीं है, और नीचे की जो मात्रा होगी, है कि नहीं है ना? यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अब ये मत समझ लेना कि हम जब अंतिम सीमा तक खाएंगे तो नॉर्मल से हमेशा क्या खाएंगे, अधिक खाएंगे। बुझाया कि नहीं बुझाया? क्योंकि कभी कभी होता है कि नॉनवेज खाते खाते आदमी थक जाता है, लगता है कि अब दाल रोटी मिले तो हम क्या खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों को प्रभावित करने वाले बहुत सारे क्या है, कारक हैं। तो हमेशा ध्यान रखना। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु के द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता। कोई दिक्कत? ध्यान से देखते चलो। परसेंटेज में निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। कह रहे हैं वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि वायु में ऑलरेडी क्या मौजूद है, VDG, है कि नहीं, एटमॉस्फेयर मौजूद है, इस पे वेपर और डस्ट और गैस। नीचे दे दिया एक शब्द, और वो क्या है, क्षमता, कि वायु के द्वारा जलवाष्प किसकी क्षमता, ग्रहण करने की
क्षमता है कि नहीं है। ये वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक, तुम खुद सोच के देखो कब होगी। जलवाष्प वायु सबसे अधिक ग्रहण कब करेगा? जब हम टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ा देंगे कि घटा देंगे? बढ़ा देंगे। सारा जवाब तुम लोग को देना है, फिर से पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना। वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कब बढ़ जाएगी? जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे कि घटा देंगे? एकदम फ्रेश करो, वैसे से मत करो, ऐसे करती हो दिक्कत होने लगता है मुझे। एकदम फ्रेश देखो क्या हो रहा है आप, एकदम मार्क। वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कब अधिक होगी? जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे कि कम कर देंगे? जब बढ़ा देंगे तब होगा। सिंपल चीज है यहाँ पे जब टेम्परेचर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये कंडीशन है, हमें वायु में उपस्थित जो भी जलवाष्प की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। मान लो एक 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 एक, कभी भी इसको चेंज क्या करो मत करो। दो 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 है तब तभी उसको चेंज क्या करो मत करो। और क्या इसमें बहुत अधिक चेंज आता है? नहीं आता है। आता है नहीं। ठीक है, एक बैलेंस की स्थिति बनी रहती है। इसमें यही है कि भाई जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नज़दीक है, VDG क्या है? अधिक है। जिस जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, VDG की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। है कि नहीं है? तुम इसको पृथ्वी के अक्षांशीय क्षेत्र में भी लागू कर सकती हो। उच्च निम्न अक्षांश से उच्च की तरफ, अक्षांश की तरफ जाएंगे तो VDG की मात्रा क्या हो जाएगी? फिर कम हो जाएगी। अरे वेपर डेंसिटी गैस, ठीक है, कुछ इसमें अधिक होगा, कुछ क्या होगा? कम होगा। ऊपर फिर मारेंगे, अक्षांश है यहाँ पे, तो VDG की मात्रा में क्या आएगी? कमी नहीं कहेंगे, इसमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि ठीक है, वेपर, डस्ट और क्या है? गैस है। हमें पता है गैस क्या? गैस। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक साथ वहाँ पे परिवर्तन तीनों नहीं करेगा। तो वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कब अधिक होगी? जब टेम्परेचर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब सिंपल तुम सोच के देखो, बशर्ते कि ऊपर जलवाष्प की मात्रा को क्या रखें हम? कांस्टेंट रखें। मैंने इसको बहुत छेड़छाड़ क्या करना है? नहीं करना है। नहीं करना है। तो जलवाष्प को ऊपर को क्या रखना है? हमें कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल में चेंज आ सकता है, कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा। जितना है उतना ही वही रखना है हमको, छेड़छाड़ नहीं करना है। आ गया। तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिफिनेशन मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, क्या मिल गया हमें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का RH का तापमान से कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। मारेंगे झापड़ से सीधा संबंध होता है। क्षमता नीचे है। नहीं, उल्टा संबंध होता है। अब अभी ना हम बता रहे थे। हो गया, अभी समझ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सारा फेल कर देते हो तुम लोग मेन मौका पे यहाँ पे। क्षमता अर्थात क्या होगा यहाँ पे? टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना अधिक होगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना क्या होगा? अधिक होगा, टेम्परेचर उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यही इसी को डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कि वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जितना अधिक जलवाष्प ग्रहण करेगा उतना ही अधिक क्या होगा? संघनित होगा। क्या होगा? संघनित होगा। उतना ही अधिक क्या होगा? सब कंडेंसेशन होगा इसका। कंडेंसेशन। समझ में आया कि नहीं आया? जब कंडेंसेशन होगा तो स्वाभाविक उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो भाई हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिंपल सा सवाल है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब होगा? गर्मी के दिनों में अधिक होगा या ठंडी के दिनों में अधिक होगा? ठंडी के दिनों में
अधिक होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्थात अभी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या होगा, कम है। दिसंबर जनवरी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, सबसे पीक पे होती है, सबसे क्या होती है, अधिक हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तापमान से कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? और समझाए कि छोड़ दें? समझ गए इसका और भी उदाहरण है इसका? ठीक है, उदाहरण नहीं है, ठीक है, अभी इतना ही मैंने पर्याप्त है। एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जब, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और टेम्परेचर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी से संबंध कैसा है, उल्टा संबंध है। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्या होगा, बहुत अधिक होगा या उतना अधिक नहीं होगा? उतना अधिक नहीं होगा। उतना अधिक क्या होगा, नहीं होगा। देखो इधर दिखा रहे तुम लोगों को, बोलोगे कि पढ़ा के दिखाए ही नहीं, हम लोग मूर्ख बना दिए। बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा कर दिए मामला। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ये जो जलवाष्प है ऊपर जाके क्या होता है, संघनित भी होता है। उसी को ध्यान में रख के किया जा रहा है यहाँ पे। देखो ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन दिल्ली है कि नहीं है? अभी मात्र कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, 66% है। तो अभी टेम्परेचर कुछ क्या है, कम है कि नहीं है? कम है। टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत? अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन दिल्ली दिसंबर के महीना में देख लेते हैं हम लोग। कब? दिसंबर है कि नहीं है? ह्यूमिडिटी इन दिल्ली कब, दिसंबर में। बुझाया कि नहीं बुझाया? दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25 दिसंबर को 8 बजे सुबह में कितना था, 100% था। कितना था? 100% था। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुम देख लो कब, गर्मी के दिन में देख ले, एक जून में देख लेते हैं। हाँ रुको, गड़बड़ कर रहा है। मई है ना, मई 2019 का ही देख लो, कितना है कि नहीं है? कितना है, 33% है। यहाँ पे दिखाया कि नहीं दिखाया है ना? अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जुलाई डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 49% है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनवरी डाल देते हैं। जनवरी में बताओ ह्यूमिडिटी कम रहेगा, अधिक हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। देखो देखो देखो, लगेगा कि जो मूर्ख बना दिए। ठीक है, कुल मिला के इतना हमें पता लग गया कि इसका तापमान से कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। लेकिन इसको भी प्रभावित करने वाले हैं, ठीक है, कुछ न कुछ कारण क्या है, जरूर रहेगा ही रहेगा, जो कि इतना अधिक अभी नहीं जानना है। जब सिलेबस में कराऊंगा तो कुछ और एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल मतलब यही है, ठीक है। अभी इसके आधार पे कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? निकाल लिया जाता है। तो इतना ध्यान रखना, इसी को बताने के लिए सब इतना किया जा रहा था। जाओ सब पानी वानी पी लो, उसके बाद देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप का आर्द्रता क्या कर लिया, देख लिया। पहला था कौन सा, निरपेक्ष आर्द्रता। भाई बड़ा कठिन है ना अपना उसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना है,
1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने 1 सेंटीमीटर घन में क्या करना है, जो भी जलवाष्प की मात्रा है क्या करना है, उसको नापना है, जो कि आइडियल दृष्टिकोण से बिल्कुल सही क्या है नहीं। उसके बाद थोड़ा सा जलवाष्प की मात्रा को, ठीक है, वायु की मात्रा से क्या किया हमने, बढ़ा दिया, कर दिया भाई 1 किलो वायु ले लो, माने 1000 ग्राम क्या ले लो, वायु ले लो, उसमें जो जलवाष्प की मात्रा है क्या कर लो, उसको क्या करो, नाप लो, है कि नहीं है, जो कि दोनों व्यवहारिक नहीं है। तीसरा बोला गया सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसमें बोल दिया गया, सिंपल चीज़ बोल दिया गया कि देखो जैसे ही तापमान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, ठीक है, तो इसका संबंध कैसा है, उल्टा है, अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, कम होगा। और हमें पता है कि ये चीज़ कहाँ होता है कि नहीं है, जैसे जैसे हम लोग निम्न अक्षांश से कहाँ जाएंगे, उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, अर्थात RH यहाँ पे क्या होगा, सबसे अधिक होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, सबसे होगी कि नहीं होगी। थोड़ा जाना तो ध्रुवों में एकदम ठंड लगने लगेगा तुम लोगों को, कपकपा जाओगी, है कि नहीं है। तो अब ये जो जलवाष्प कौन वाला है, ये ध्यान रख लो, क्षमता वाला नहीं है, जो पहले से ऊपर जो मौजूद था, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और नीचे वायु में उपस्थित जलवाष्प करने की क्या क्षमता, यहाँ पे क्षमता क्या हो गया, इसका धारण करने का 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्षमता एकदम नहीं है, टेम्परेचर है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं, जो मौजूद है वही मौजूद है। अब यहाँ पे V मौजूद है, D मौजूद है और G मौजूद है कि नहीं है। वेपर और क्या है, डस्ट और गैस। वेपर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वेपर कम होगा, वेपर ही अधिक होगा, वेपर ही क्या होगा, ठीक है, वेपर ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिक हो जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया, संघनित हो गया, ठीक है, संघनित होकर जो नीचे आ रहा है। चलो दिक्कत हो तो लेक्चर रिकॉर्डिंग है, ठीक है, समझना है, सारा चीज़ मैंने समझा दिया है। अब यही टॉपिक है तुम लोगों का कि वायुमंडल में जल क्या है, वायुमंडल में जल माने एटमॉस्फेयर में जल। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। किसके, वायुमंडल के आयतन में। कोई दिक्कत, वायुमंडल का आयतन देखो नीचे, जितना नीचे रहेंगे वायुमंडल का आयतन कम रहेगा कि अधिक रहेगा, कम रहेगा। पृथ्वी के आसपास वायुमंडल का आयतन क्या होगा, कम, जल्दी बोलो, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। आयतन में जगह घेरने की क्षमता, यहाँ जगह कम घेर रहा है, ऊपर जा रहे जगह घेरने की क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में, जैसे कि गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी बर्फ बना दो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, नॉर्मल रहेगा, लिक्विड रहेगा, उसको टेम्परेचर दे दो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या होती है, प्राप्त होती है। किससे, वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है, होता है ठीक, लेकिन कम होता है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण के द्वारा करता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा करता है, और क्या होता है इसमें, संघनन के द्वारा होता है, एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, होते रहता है। एक चक्रीय प्रवाह बन गया कि नहीं, बन गया। हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। अभी हवा में मौजूद जो जलवाष्प को आर्द्रता जो बोला गया, ध्यान रखना, जब भी निकालना है सापेक्षिक आर्द्रता, उल्टा करके निकालना है हमें, ये ना कि उसकी क्षमता को निकाल लेना। क्षमता तभी अधिक होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत है। तो हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को, कौन सी मात्रा को, वास्तविक मात्रा को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। इसका इंग्लिश क्या था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यह हवा के कैसा, प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का क्या है, वजन है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में, माने क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति किसके रूप में, घन के रूप में। कोई दिक्कत, ग्राम प्रति घन के रूप में, क्यों लगा देंगे घन के लिए,
सेंटीमीटर लगा आप देंगे। सेंटीमीटर लगा रहे हैं, इसमें मीटर दिया है। हाँ, तेरा का तो मीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। मीटर को किलोमीटर नहीं बदल सकते हैं, यूनिट है ना, ये एक ही प्रकार का है। सबसे छोटा इकाई मान लो कि क्या होता है, mm, मिलीमीटर, फिर क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से फिर क्या हो जाएगा मीटर, मीटर से फिर क्या हो जाएगा किलोमीटर। तो कोई यूनिट दे तो क्या नहीं छोटा बड़ा कर सकते हैं। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से तापमान पर क्या होती है, निर्भर होती है। अब ध्यान रखना किस क्या है, क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। कोई दिक्कत, क्षमता जितना अधिक होगा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को क्या बोलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता बोला गया। आ गया ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, तथा सापेक्षिक आर्द्रता भी इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि महासागरों के ऊपर ठीक है जो जलवाष्पीकरण का जो रेट है, जो क्षमता है, सबसे क्या होगी, अधिक होगी, तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। अब देखो यही है, समझाए हैं तो अब दिमाग में फिट बैठ रहा है पूरा। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह हवा को क्या कहा जाता है, संतृप्त कहा जाता है। एक निश्चित तापमान पर मान लो कि इधर से जलवाष्प गया कि नहीं गया, जलवाष्प गया ऊपर, संघनित होगा कि नहीं होगा, संघनित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब संघनन होने लगेगा तो जलवाष्प क्या हो गया, जलवाष्प को हमने क्या कर दिया, संतृप्त कर दिया। संतृप्त का मतलब ये यहाँ पे कि पुनः जलवाष्प रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हुआ था, संतृप्त के माध्यम से दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो फिर क्या बन गया, जल बन गया। समझ में आया। तो इसको क्या कहा गया, संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने की क्या है, सक्षम क्या है, नहीं है। जब डायरेक्ट वाटर ही बन गया तो क्या उसमें और ठीक है वेपर मिलाएंगे तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हवा के दिए गए प्रति अर्स माने सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्त आती है उसे क्या बोलते हैं, उषांक बिंदु इसे बोला गया। तो दिक्कत, उषांक बिंदु माने ठीक है जहां पे हवा क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए। कोई दिक्कत, अब हवा है 0 डिग्री से जैसे ऊपर जाएगा हवा क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, है कि नहीं है। ऊपर जा रहा है हवा 0 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया, फिर हवा किस में बन जाएगा, ठोस में बदल जाएगा भाई, जम जाएगा। वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों अलग अलग है कि नहीं है ना। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है कि नहीं होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि एक जो पदार्थ है अपने मूल रूप से किसी दूसरे पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, और उसके लिए जो एनर्जी लगता है, हीट एनर्जी लगता है, वही क्या है, गुप्त ऊष्मा है। याद रहेगा। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। तापमान जितना अधिक होगा, बार बार तापमान और क्षमता दोनों का ऐसा संबंध है, सीधा संबंध है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता क्या होती है, कोई दिक्कत। यदि कम है, आर्द्रता क्या है, कम है, यहाँ पे हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा क्या कर देती है, हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही क्या होगा,
क्या होगा? तीव्र होगा। यहाँ पे जलवाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। कोई दिक्कत? ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का क्या होता है? कारण होता है। हुआ कि नहीं हुआ? ऊष्मा का ह्रास हो गया, ऊपर गया, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, संघनन का क्या बन गया? कारण। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तो उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। होगी कि नहीं होगी? बेजान हो जाएगा। और ये सबसे अधिक ध्रुवों में क्या होगी? अधिक होगी। जब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है, कहाँ पे? द्रव में, पानी में संघनित हो जाता है, और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापतन बोला जाता है। सिंपल डिफिनीशन है, देख लेना सब। जब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है, ठीक है, माने पानी में जब अत्यधिक क्या हो जाता है? जलवाष्प अगर मिल जाए सीधे सीधे, जब यह सीधे ठोस रूप में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो इसका बोला गया ऊर्ध्वपातन बोला गया। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण क्या होता है? संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक बोलते हैं। वही था, राम लक्ष्मण कहाँ चिपक गए? डस्ट में क्या हो गए? चिपक गए। तो संघनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धीरे 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 बहुत सारे राम लक्ष्मण क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, बस समझना है। राम लक्ष्मण किसी और को ले लेती है, पूछ रही है कि सही में हनुमान जी गायब हो जाते हैं। अरे जो मेन मुद्दा है उसको देखो, ठीक है, वो समझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी और को भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। खासकर धूल, कुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं। कौन? अच्छे केंद्रक होते हैं। होगा कि नहीं होगा? धूल में जल्दी क्या हो जाएंगे? संघनन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? धुआं में हो जाता है अच्छा खासा। महासागर के जो नमक में थोड़ा सा तुम, ठीक है, पानी डाल के देखो, है कि नहीं है? नमक क्या होने लगेगा? पिघलने लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वे पानी को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं को संपर्क में आती है, तथा उस समय भी क्या हो सकता है? किससे? ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है। एग्जाम्पल समझ में आ गया? फ्रिज का बोतल है कि नहीं है? ठंडा है, हवा उसके साथ क्या आ गया? संपर्क में आ गया, बेचारा हवा क्या हो गया? संतृप्त हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? सोचो, अब जितना अधिक ठंडा पदार्थ रहेगा उसके आसपास की चलने वाली हवा भी उतनी क्या होगी? ठंडी होगी। जब तापमान उष्मांक के नजदीक हो, इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से क्या होता है? प्रभावित होता है। और भी विलेन है, ताप, दाब, आयतन। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक क्या हो जाए? गिर जाए, तभी न होगा। संघनन तभी होगा जब वायु का जो आयतन क्या हो जाए? नियमित रूप से रेगुलर हो, नियत हो, लेकिन उसमें तापमान क्या हो जाए? एकदम गिर जाए। इतना गिर जाए कि उष्मांक बिंदु हो जाए। यहाँ पे उष्मांक एक होता है, उष्मांक एक होता है संतृप्त। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, दूसरा कंडीशन है। एक में वृद्धि हो जाए, एक में कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे क्या अच्छी अवस्था है कि हवा के तापमान में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो संघनन क्या हो जाएगा? उसमें होना शुरू हो जाएगा। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प से आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, नीचे आएगा, ओस बन जाएगा, कुहरा, तुषार क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। स्थिति और तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। उष्मांक जमाव बिंदु से क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। अर्थात
संघनन है कि नहीं है? संघनन में हवा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत कम होगा कि नहीं होगा? तभी तो होगा। और यह तभी संभव है जब जमाव बिंदु, जब वो सांख जमाव बिंदु से क्या है? ऊपर हो जाएगा, तो 0 डिग्री माना जाता है। 0 डिग्री से, ठीक है, जैसे ही तापमान धीरे धीरे क्या हो जाए? प्लस हो जाए, वो सांख बिंदु क्या हो जाएगा? प्लस होगा कि नहीं हो जाएगा? सांख क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 0 डिग्री से इधर माइनस अगर आ जाए तो फिर वो सांख क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही तो है पानी का 0 डिग्री सेल्सियस। कितना सिंपल है, बशर्ते कि समझो, रटने मत लगा जाना, शहीद हो जाओगे सब 2 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो जम गया, 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया तो क्या हो गया? वो सांख हो गया, और पीछे आ गया तो जमा हो गया। और ये सब किस में हो रहा है? संतृप्त में हो रहा है। किस में हो रहा है? संतृप्त, जो हवा में हो रहा है। संतृप्त हवा का तापमान 0 डिग्री से कम, जम गया 0 डिग्री से अधिक, ओस बन गया। तो जो बनता है ओस क्या होता है? पानी होता है कि ठोस होता है? पानी होता है। ओस है ना। अब वही सारा खेल आ गया, ओस, तुषार, बादल। ओस कब बनेगा? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी के बूंदों के रूप में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। होती कि नहीं होती है? होती है ना। तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था ठंड के दिनों में होता है, स्थल की हवा इतनी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है कि भाई ठंडा चीज़ को जैसे किसी के सहारा मिला, जाके टपक पड़ा राम लक्ष्मण की तरह। बुझा कि नहीं बुझा? हवा, पेड़ पौधा है, वो भी तो ठंडा हो रहा है, हवा भी ठंडा हो रहा है। जैसे उसे टकराया, चलो यार अब जगह हमको क्या हो गया? मिल गया। तो भाई आ गया, पेड़ पौधों पे जम गया, छोटे छोटे पत्तियों पे जम जाता है। उसको सहारा चाहिए, सहारा उसको क्या हो गया? मिल गया उस हवा को। फाइनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो राम लक्ष्मण पर गए क्या थे पहले? ठीक है, हवा ही थे कि नहीं थे? जलवाष्प के रूप में मौजूद थे, गैस ही थे ना। ऊपर जब गए तो क्या हो गए? पानी बन गया। इससे बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था क्या होना चाहिए? साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता। कैसा? उच्च सापेक्ष आर्द्रता, अर्थात टेम्परेचर बेहद क्या होना चाहिए? क्लियर हो रहा है? तथा ठंडी एवं लंबी क्या होनी चाहिए? रातें होनी चाहिए, जिससे कि तापमान और क्या हो जाए? गिर जाए। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से क्या हो? ऊपर हो। मतलब 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। कोई दिक्कत? नहीं। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, बशर्ते कि समझो। दूसरा है तुषार। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है, सब ठीक है। जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से क्या हो जाए? नीचे चल जाए, 0 डिग्री से क्या चल जाए? नीचे चल जाए, बर्फ बन जाए, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु या उससे क्या हो जाए? नीचे हो जाए, 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से क्या हो जाए? कम हो जाए। है कि नहीं है? अतिरिक्त क्रम में पानी की बूंदों के बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवा के रूप में क्या हो जाती है? जम जाती है। उजले तुषार बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं। ओस के बनने की अवस्थाओं के क्या है? समान है, केवल हवा का तापमान और अधिक कम हो जाए, जमाव बिंदु पर उसके नीचे होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ तुषार नहीं होता है, हमारे यहाँ ओस होता है। जैसे जैसे उच्च ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? तुषार हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर हुआ? जो देखती हो हॉलीवुड मूवी वगैरह में दिखता है ऊपर से, कितना प्यारा लगता है कि नहीं लगता है? तो वो क्या है? तुम्हारा पूरा तुषार है। कोई दिक्कत? हिम वर्षा भी बोलते हैं उसको, बर्फ का वर्षा हो रहा है। तीसरा है कोहरा एवं कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया क्या होती है। इसीलिए कोहरा क्या है? एक बादल है। क्या है? बादल है। अंतर करना सीखो ओस और कोहरा में। ओस जब भी गिरेगा कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। और कोहरा जब भी बनेगा कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा।
नीचे बादल तुमको पूरा फ्रेश, छाया होगा। हाँ नीचे फ्रेश लगेगा तुमको और ऊपर क्या लग जाएगा, जम जाएगा जाके। समझे कि नहीं समझे? तो कोहरा एवं कुहासा और ओस में अंतर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लेकिन वही है, गांव में सब चलता है, कोई बोल देगा कोहरा हो गया, कोई बन गया ओस बन गया। अब अंतर करना सीख जाओगे कि नहीं सीख जाओगे? सीख जाएंगे। ठीक है। तो कोहरा एवं कुहासा में, ठीक है, राम लक्ष्मण कहाँ चिपक जाएंगे? ऊपर ही क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, नीचे नहीं आ पाएंगे। हाँ ओस में, ठीक है, राम लक्ष्मण ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, नीचे में क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से संतृप्त हो जाएंगे, है कि नहीं है? हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे ही हो जाएंगे। तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसीलिए कोहरा क्या है? एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के क्या होता है? बहुत नज़दीक होता है, नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, टेम्परेचर और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ठंड के दिनों में। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से क्या हो जाती है? शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रीयताओं की मात्रा क्या हो जाती है? और अधिक हो जाती है, मैंने चिपकने की क्षमता और क्या हो जाती है उस पर? बढ़ जाती है। अब अभी हम लोगों ने देखा था धुएं में और पेड़, हाँ धुएं में, धूल में, है कि नहीं है? सबसे अधिक चिपकता है। तो इसलिए धुआं जहाँ होता है वहाँ पे बादल क्या हो जाता है? तुरंत बन जाता है कि नहीं है? तो पंडित जी क्या कराते हैं? अठजाम कराते हैं, कराते कि नहीं कराते हैं? पंडित जी अठजाम करा के अब बाहर किसके बाहर? समियाना के बाहर अपना क्या करते हैं? बहुत बड़ा हवन कुंड करवाते हैं, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? और उसमें जौ से लेके, आहूत से लेके, धुआं करने का जितना सामग्री हो सब क्या कर लेते हैं? व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? और पता चलता है कि एक आध दो दिन में वर्षा वर्षा हो जाती है कि नहीं है? तो लोगों को लगता है कि चलो भाई अठजाम करवाए तो क्या हो गया? बारिश हो गया। खूब होता है सब चीज़। अब आपको लग रहा होगा कि भाई खाना बनाते समय कहीं नहीं हो जाता है, अठजाम 24 घंटे होता है कचड़े वाला। दृश्यता कम हो जाती है कि नहीं? विजिबिलिटी कम होगा कि नहीं होगा? नगरीय केंद्रों में और भी कम हो जाएगा, जो कोहरे एवं कुहासा के बनने में मदद देती है। ऐसे स्थिति में जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? धूम्र कोहरा। ये विजिबिलिटी और क्या कर देगा? विजिबिलिटी, दृश्यता क्या कर देगा? और कम कर देगा। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी क्या होती है? अधिक होती है। कुहासा में कोहरे की अपेक्षा, ठीक है, नमी की मात्रा क्या होती है? कुहासे में अधिक होती है। कोहरे में चूंकि धुआं की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है कि नहीं है? तो ध्यान देना, कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। तो दिल्ली में कुहासा का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? कोहरे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें धुआं की मात्रा क्या होती है? मारेंगे झापड़ से भी। कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, किसमें? कुहासे में। तो इसका मतलब कोहरा में धुआं क्या होता है? अधिक होता है। और कुहासा कहाँ होता है? पहाड़ों में। यहाँ पे पहाड़ों में। अब कहाँ मजा आएगा? कोहरे में अधिक मजा आएगा, कुहासा में अधिक मजा आएगा। कुहासा में जाओगे तो और फ्रेश लगेगा तुमको, है कि नहीं है? कोहरा में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है कि नहीं आती है? क्योंकि ऊपर उठती गर्म हवा ढाल पर कहाँ जाती है? नीचे आ जाती है ठंड के दिनों में। कोहरे कुहासा की अपेक्षा अधिक क्या होती है? शुष्क होती है, माने गर्म होती है कि नहीं है? इसीलिए कोहरा में, ठीक है, शहर वगैरह में ज़्यादा बनता है। तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में क्या होती है? आती है, वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के क्या कण होते हैं। क्लियर हो गया? किसमें? कोहरा में। ठीक है, केंद्रा के चारों ओर संघनन की क्रिया होते रहती है। तो अब पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओस, तुषार, कोहरा और कुहासा। अभी तक लग रहा होगा चारों एक के है? लग रहा था? नहीं लग रहा था। अब बातें हैं बादल। ये तो पढ़ाना ही मेरे लिए बेकार है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। बादल पानी की छोटी बूंदियाँ। अब इतना सारा चीज़ देखने के बाद बादल नहीं जानेंगे,
बादल पानी के छोटे बूंद या बर्फों के छोटे रवों की क्या होती हैं, संहति होती हैं, जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण माने कंडेंसेशन के कारण बनते हैं। जो कि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसीलिए विभिन्न आकार के होते हैं। इसकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता तथा अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कि नहीं है? बहुत ऊपर बादल, नीचे बादल, नीचे बादल, नीचे बादल। सबसे पहले है पछाव मेघ, कपासी मेघ, अस्त्री मेघ, वर्षा मेघ। पछाव मेघ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी ऊंचाई बहुत क्या होती है, तो देखो यहाँ पे लगभग क्षोभ सीमा के आसपास चला जा रहा है। ये पतले तथा क्या होते हैं, बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। दिखना अभी भी जाके बाहर तुमको दिख जाएगा, कई बार सफ़ेद पट्टी दिखाई देता है कि नहीं है? ये जल्दी घूमता क्या है नहीं, वहीं रह जाता है लंबे समय तक। कपासी मेघ, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या आएगा, कपासी मेघ। फ्लाइट में जब उड़ोगी, ठीक है, जाओगी फ्रेश मौसम में, तो पूरा ऊपर क्या दिखाई देता है, फ्रेश बादल दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग क्षोभ सीमा के ठीक है एकदम ऊपर आ जाते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। अब जो नीचे आएंगे इसकी जो सघनता क्या होगी, सिंपल सोचो, जो नीचे आएंगे इसकी सघनता अधिक होगी कि कम होगी? सघनता अधिक होते जाएगी, क्योंकि नीचे भाई इसको डस्ट, ठीक है, सारा चीज़ इसको पर्याप्त मात्रा में मौजूद मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पछाव मेघ हर एक बादल की ख्वाहिश होगी कि नहीं होगी, एकदम ऊपर जाएं, आराम से ठाट बाट से रहेंगे, है कि नहीं है? बोलते हैं ना, वो बादल ही क्या जो क्या हो जाए, बरस जाए। कपासी मेघ रुई के समान होती है। ये प्रायः 400 से 700 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। 7000 मीटर, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। अब बात करते हैं अस्तरी मेघ। यहाँ से माहौल बनना शुरू हो जाता है। चलो, अस्तरी मेघ जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं, लेयर बाय लेयर, जो आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा में आपस में मिश्रित होने से क्या होते हैं, बनते हैं। नीचे है कि नहीं है, बादलों की सघनता, चौड़ाई सब क्या हो रही है, नीचे जो हमारे क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिखाई दिया? अब है वर्षा मेघ। नाम ही लगा है वर्षा मेघ। काला बादल, गाना सुनी है ना, और ना डराओ ये काले बादल, ठीक है, वही है वर्षा मेघ। या काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतहों के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। सूर्य की किरणों का आने क्या करेगा, नहीं देगा। लेकिन इस समय ठीक है, विमान चलाने वाले के लिए ना मस्त, कोई दिक्कत होता है नहीं। लोग जाएंगे तुरंत क्या कर देंगे, उसके ऊपर उड़ जाएंगे। सोचो कितना जबरदस्त नज़ारा होगा, है कि नहीं है? क्योंकि बहुत नीचे है, फ्लाइट में जाओगे तुरंत इसके कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये दिक्कत है कि इस बादल को क्रॉस करना इतना आसान क्या होता है, नहीं होता है। ये बादल नीचे आना चाह रहा है और हम ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। लैंडिंग कराने में भी दिक्कत होता है, थोड़ा सावधानी बरता जाता है। इस तरह का मौसम तो रिस्क नहीं लिया जाता है। लेकिन एक बार ऊपर चल गई तो फिर कोई समस्या क्या है, नहीं है। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ये मूल 4 रूपों में बदल कर निम्नलिखित रूपों में बादल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊंचे बादल था ना, पछाव देख लेना, मध्य ऊंचाई की जो बादल है मध्य स्तरीय कपासी में, कम ऊंचाई वाले बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा में एवं कपासी वर्षा में। इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेना, एग्जाम में कितने बार पूछ लिया जाता है कि किसके अंदर आता है। तो देखो पछाव है कि नहीं है, सबसे कहाँ ऊपर,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अस्तरी मध्य और कपासी मध्य नाम ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है यहाँ पे अस्तरी कपासी, अस्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ, दो के ऊपर ध्यान रख लेना, तीसरा अपने आप ध्यान में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग वर्षण। वर्षण स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में क्या करती है, मदद करती है। तेजी से हवा जाएगा, संघनन होगा, है कि नहीं है, जमा एक बार जमा हो जाएगा केंद्र में, कोई भी डस्ट पार्टिकल है जमा होते जाएगा कि नहीं जाएगा। भीड़ तंत्र हर जगह देखो लगा रहता है। एक जगह अगर कोई किसी पे चिपक गया, तो एक जगह किसी ने किसी को लूट दिया, तो सब चाहते हैं कि हम भी क्या करें, बहती गंगा में हाथ धो लें। समझ में आया कि नहीं है। तो भाई वही शुरू हो जाता है यहाँ पे। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं, गिरते हैं। कह रहा है कि जब हवा का प्रतिरोध जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसीलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने वाली अवस्था को क्या बोलते हैं, वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में क्या हो सकता है, हो सकता है द्रव हो तो भाई वर्षा होगा, ठोस होगा तो फिर क्या बन जाएगा, ओला बन जाएगा। पत्थर बोलते हैं, पत्थर की ओला बोलते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहते हैं, और जब तापमान कितना डिग्री से कम हो जाए, 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है। समझ में आया। डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर कम होगा, है कि नहीं है, टेम्परेचर जितना ही कम होगा मजबूत क्या बनेगा, पत्थर बनेगा, उसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतलों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। रवों का आकार होता है ना बड़ा बड़ा रवा। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है। यह तो कर्कापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। तो एक अच्छा बात है कि हर जगह मतलब क्या होता है, नहीं होता है। इसके लिए उपयुक्त दशाएं क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे। दूसरा है यहाँ पे सहमी वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी की हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार के रूप में क्या होती है, बर्फ के रूप में गिरने लगती है। छोटा छोटा डिफिनीशन है, अब समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे क्या बोला गया, ओला पत्थर कहा गया। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है और क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। वर्षा के प्रकार दिया है। संवहनीय वर्षा कहाँ होगी, कह रहा है कि गर्म हवा के हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में पहुंचने के बाद यह फैलती है, आरोहण हो रहा है, फैल रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है ऊपर। तापमान के कम होने से ठंडा क्या होती है, होने लगेगा। हाई प्रेशर क्या बन गया, लो टेम्परेचर। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है, तब कपासी मेघ का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़के के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक क्या होती है, नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों या दिन के समय में प्रायः होती है। कोई दिक्कत। या फिर मुझे एक स्टेटमेंट तैयार है कि जब जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, है कि नहीं है, क्या होती है, दोपहर में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। कुछ समय के लिए इतना ज़बरदस्त वर्षा होती है, उसके बाद पुनः मौसम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र। खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भागों में होता है, जहाँ पे महाद्वीप क्या है सबसे अधिक है। यहाँ से संवहनीय धारा एकदम क्या हो रही है, नाम ही है संवहनीय वर्षा। कन्वेक्शनल रेन का संबंध किससे है, कन्वेक्शनल किससे है, करंट से है। जहाँ से जितना तेजी से क्या होगा, हवा का आरोहण होगा, वहाँ पे संवहनीय वर्षा उतनी क्या होगी, अधिक होगी। और कब होगा, सुबह में होगा नहीं, दोपहर में 2-3 बजे 4 बजे खूब होगा।
सियार शेरन का ब्याह होता है, ठीक है। हमारे यहाँ होता है। ये वर्षा की मात्रा जाओगे दक्षिण भारत में तो क्या होती है, अधिक होती है। वहाँ भी होती है सियार शेरन का ब्याह, ठीक है, मोटा मोटा पड़ता है। तो जब आरोहण जितना तेजी से होगा, है कि नहीं है, जो भी वर्षा है तुरंत बोलेगा नीचे जाओ, क्या बोलेगा ऊपर जो संगनित जो वायु है, चलो भाई आ गए तो हमको जाना ही पड़ेगा। पर्वतीय वर्षा कहाँ होगा, पर पर्वतों में होगा, आसान है। जब वायु कह रहा है, जब संतृप्त वायु की सहती पर पर्वतीय ढाल पर क्या हो जाता है, आ जाता है। क्यों आता है भाई, स्वाभाविक से हवाएं आएगी नहीं आएगी, कहाँ चढ़ जाएगी, ढाल में चढ़ जाएगी, ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। और ये वर्षा की जो बादल होते हैं नीचे वाला काला बादल, इसकी ऊंचाई अधिक होती है, नहीं होती है। मैंने समझो कि आम का वृक्ष है, पका हुआ आम का क्या है, वृक्ष है, जैसे खोदा और क्या किया, उसको झरा के क्या किया है, नीचे ले आए, गया, बोलेगा चलो यार तुम्हारे ही साथ क्या होते हैं, गिर चलते हैं नीचे, कोई दिक्कत क्या हो गया, पर्वतीय वर्षा हो जाती है। तो यही तो होता है मानसून में, नहीं होता है पूरा पूरा क्या है, इधर ग्रेट ऑफ वॉल है, पहाड़ों की श्रृंखला है, आएगा मानसून, नमी भर के आएगा, थोड़ा सा ढाल में उठेगा, सारा वर्षा ही करा देगा 400 सेंटीमीटर से अधिक, है कि नहीं। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है पवनाभिमुख ढाल, कोई दिक्कत, सबसे जहाँ क्या आती है, अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद यह हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा उनका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रह जाता है। प्रति कौन, पवन ढाल, ये क्या हो जाएगा, प्रति पवन ढाल, जिसको क्या बोला गया, छाया क्षेत्र बोला गया। जैसे भारत के पश्चिमी तट का कौन सा भाग, पूर्वी भाग। पर्वतीय पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उन्हें वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है, समझे। देखो कहीं से कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस शर्ते कि भाई ध्यान से देते चलो। चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा, आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। अतः चक्रवाती वर्षा समझाने के लिए अध्याय 10 को क्या करें, देखिए। नहीं बताया था चक्रवाती वर्षा कौन से साइक्लोन में, टेम्परेट साइक्लोन में, ध्यान रखना, किसमें, टेम्परेट साइक्लोन में। फ्रंटल हो रहा था कि नहीं हो रहा था, फ्रंटल वर्षा, वह वाताग्री वर्षा था कि नहीं था, तो वही था चक्रवाती वर्षा। या फिर चक्रवाती होगा, फिर ये सब हो जाएगा, हरिकेन के द्वारा, मानसून के द्वारा, टाइफू विली सबके द्वारा होगा कि नहीं होगा। यहाँ से जो भी वर्षा हो रही है कौन सी वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है। लेकिन कब, जब साइक्लोन बन जाए, साइक्लोन की वजह से जो भी वर्षा कहाँ हो रही है, तट पे हो रही है, वो सब वर्षा क्या होती है, चक्रवर्ती वर्षा, मैंने चक्रवाती वर्षा होती है, फ्रंटल वर्षा। कोई दिक्कत नहीं। संसार में वर्षा का वितरण, अब बताने की जरूरत है, इसको सब देख लेना। अब इसको भी प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारण है, लेकिन हमें पता है कि अधिकतर वर्षा कहाँ होगी, समुद्रों में होगी। समुद्रों में सबसे अधिकतर वर्षा कहाँ होगी, विषुवत रेखा पे होगी, है कि नहीं है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे, वर्षा की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। यही सारा चीज़ यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वी तट या पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे होगा, सब सारा का सारा जवाब मिल रहा है। मैदानी भागों में वर्षा अधिक होगी, पहाड़ी भागों में, पहाड़ी भागों में अधिक होगी, सब यही दिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लेना, कोई दिक्कत। कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगा भौगोलिक अवस्थिति को लेके। मान लो कि पूरा का पूरा जो विषुवतीय रेखा क्षेत्र में हर जगह वर्षा समान थोड़े होगी, ऊंचाई भी है, मैदान भी है, ठीक है, बहुत सारे कारण है, ढाल भी है, ढाल का होना बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है। पूरा एक टॉपिक, एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सैटरडे तो टेस्ट से तुम लोग बच गए, लेकिन अगला सैटरडे नहीं आएगा, सैटरडे से पहले टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद ही अगला हम लोग समुद्री, ठीक है, महासागरीय जलधाराएं कम कर, ठीक है, चलो।